एक नाजरीन नाजरीन बात चली प्रोफेसर डॉक्टर कलीम अब्बासी साहब वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की स्पेस क्रिएट करने से हम क्यों इसी तक पहुंच गए। हम रिसर्च तक और इनके पास ऑलरेडी कोई 13 के करीब प्रोफेसर हैं जो डबल होने वाले हैं। इतने ही एसोसिएट हैं, बल्कि 17 हैं, वो भी डबल होने वाले हैं। इनके पास 150 से जायद पीएचडी लोग हैं और इन्होंने कहा कि हम फोकस कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन पे। तो बात को फिर वहीं से शुरू करते हैं जी, कि कैसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन, इन चैलेंजेस को कैसे मीट कर रहे हैं। और ये जो इकोसिस्टम है मुजफ्फराबाद और बिलखुसूस आज़ाद जम्मू कश्मीर का, जो बड़ा चैलेंजिंग है, उसको कैसे फेस कर रहे हैं जी डॉक्टर साहब। कि मैं आपको ओरिक और रिसर्च का फेज बता रहा था सर। कि 540 या 550 से लास्ट ईयर जो इम्पैक्ट फैक्टर था यूनिवर्सिटी का, उसको इस साल जो जस्ट ओरिक की हमारी कैलकुलेशन है या उन्होंने जो डाटा लिया है, हम इसको 900 से क्रॉस कर चुके हैं। ये टीचर्स की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि विद इन 2-3 ईयर 200 से हम अपना इम्पैक्ट फैक्टर जो है 1000 के करीब ले आए। गुड। न सिर्फ इम्पैक्ट फैक्टर या रिसर्च पब्लिकेशन, बल्कि टीचर के लिए, खासकर पीएचडी टीचर के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट नीड है। नईम साहब आप भी समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट जो प्राइवेट सेक्टर की अच्छी एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस है। यूनिवर्सिटीज़ आज खुद उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो डिपार्टमेंट्स को लैब एस्टेब्लिश करके दें, डिपार्टमेंट्स को इक्विपमेंट लेके दें, डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करें विद रिगार्ड टू रिसर्च। तो इसमें इंडिविजुअल टीचर की और पीएचडी टीचर की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो खुद फंड जनरेट करें, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में। उसमें भी मैं आपको बताऊं कि हमारे टीचर ने इस दफा, परसों मेरा विजिट था फिजिक्स डिपार्टमेंट में, 4 करोड़ रुपए के उन्होंने प्रोजेक्ट्स लिए डॉक्टर फिजिक्स साहब मैं एक अर्ज करूँ, यूनिवर्सिटी टीचर का दरसो तदरीस और तहकीक के अलावा तीसरा काम वाइस चांसलर के शाना बशाना फंड रेजिंग है। और फंड रेजिंग आती है अप्लाइड रिसर्च से। अच्छा, जब हम कहते हैं कि हम खुद मुख्तार अदारा हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो यूजफुल आपके टीम मेंबर्स हैं, जो यूजफुल लोग हैं, वो डेफिनेटली इसको इसको ख्याल में रखेंगे। और यूनिवर्सिटी कम्युनिटी सेंटर बने और यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्रियल लिंक हो, तो फिर फंड रेज होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को, अगर सरकार वाकई तब्दीली लाना चाहती है, तो बहुत सारे फंड यूनिवर्सिटियों को देने ही चाहिए। देखिए अमेरिका, अगर आज अमेरिका है तो वहाँ कोई 5,500-6,000 अदारे हैं जो रिसर्च में है। वो रियल स्टेट के कारोबार पे नहीं अमेरिका चलता, इसीलिए तो अमेरिका अमेरिका है। वो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फुल ब्राइट आप देखें पाकिस्तान को देता है वो स्कॉलरशिप्स। वो अपनी रिसर्च पे मान करता है। तो डॉक्टर साहब, आपके अगर प्रोफेसर इस तरफ तवज्जो करते हैं, तो आप नहीं समझते आप तो नंबर वन भी हो सकते हैं। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि इसी रेशो से अगर हमारे एसएसआर ने मेहनत जारी रखी और हमारा वो जो इक्विपमेंट का, सोडियम का इक्विपमेंट का प्रोजेक्ट आ गया, उसके बाद जो फैसिलिटीज़ हमें 36 क्लास में मिली है, और फिर मैंने इस साल जो देखा है डिपार्टमेंट्स के विजिट के दौरान, जो लोगों में पैशन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, वो अगर बरकरार रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग कोई मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी को ऊपर नेशनल लेवल पर ऊपर जाने में एजे की यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद को रोक सकता है। ये लेकिन डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपके यहाँ इंडस्ट्री तो है नहीं जो इंडस्ट्रियल लिंक अच्छा बने। तो जो ग्लोबल इमर्जिंग ट्रेंड है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप पे तो आप काम कर सकते हैं, लैंग्वेजेस को बेहतर कर सकते हैं, आप कम्युनिटी सेंटर बना सकते हैं, आप टूरिज्म की तरफ जा सकते हैं। अभी आपने फरमाया कि टूरिज्म डिपार्टमेंट आपने शुरू किया, कम्युनिकेशन साइंसेज की तरफ आप आ रहे हैं। तो मुझे ये प्लीज़ अगर आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। आपके पास पाकिस्तान का जदीद कैंपस है, तो आप इस इकोसिस्टम में, इस सिनारियो में कैसे फंड रेज करेंगे। नहीं, आप सही फरमा रहे हैं। अगरचे कि आज़ाद कश्मीर में इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन आजकल एक ग्लोबल वर्ल्ड का एक कंसेप्ट है। मसलन हमने एक 80 के साथ एक एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें अभी वो मेच्योर तो नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने आईटी पार्क्स बनाए, जिसमें उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर बनाए, जिसमें उन्होंने कंपनीज को लाकर हमारे लोगों को ट्रेन करना है, फिर उन्हीं कंपनी ने उन लोगों को अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में इंडस्ट्री हो तो हम इंडस्ट्री के साथ लिंकेज कर सकते हैं। आज हमारा
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में विजिट था, वहाँ भी हमने उन डिपार्टमेंट्स वालों को ये बताया कि आप इंडस्ट्री को बुलाएं, अपने लड़कों को ऐसे प्रोजेक्ट लें, इंटर्नशिप स्टूडेंट्स की करवाएं, तो डेफिनेटली लोग आपकी तरफ आएंगे। तो ये जरूरी नहीं कि अगर आज़ाद कश्मीर में इंडस्ट्री नहीं है तो यूनिवर्सिटी या हमारे टीचर या हमारे स्कॉलर या हमारे रिसर्चर उन लोगों को यहाँ बुलाकर अपने लोकल इश्यूज को सामने रखते हुए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आईटी पार्क है, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, फ्रीलांसिंग है। कंसोर्शियम बन सकते हैं, आप हाँ, कंबाइंड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसमें डॉक्टर साहब मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा। देखें, आप इमर्जिंग यूनिवर्सिटी में से हैं, आप एक अच्छी लीडरशिप पे हैं आज खुद। कभी आपने सोचा कि आप मदर यूनिवर्सिटी हैं, रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों के ऊपर आपकी एक अम्ब्रेला है, तो आप उनकी कोई ट्रेनिंग, उनके साथ कंसोर्शियम कुछ इस तरह का भी चल रहा है या शरीका चल रहा है? नहीं नहीं, श्रीका बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको गुड। अगर चाहे जो आपने पहले बात की कि हमने कंसोर्शियम या हम उसमें लीड करें, उन यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग करें, ये बिल्कुल आपका बहुत अच्छा आइडिया है। मैं मानता हूँ कि अभी तक वो रोल हमने नहीं प्ले किया, लेकिन मैं साथ आपको ये भी कहूँ कि श्रीके वाली बात नहीं, इसलिए ये तो कि अच्छी बात है। वो हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज थी, हमारी यूनिवर्सिटी का पार्ट थी, उनको फलता फूलता देखना, उनको अपने से भी आगे जाने में हमें खुशी होगी। श्रीका नहीं करना। अलबत्ता जो आपने पहली बात की कि ये जब मसूद साहब थे चांसलर, ये बात उन्होंने भी की कि यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर की एक जगह हूँ, एक जगह बैठे वाइस चांसलर, जहाँ जिसकी जो फैसिलिटी है, एक्सपर्टीज है, वो दूसरे को ट्रेन आपस में शेयर करें, म्यूचुअल हाँ, बेनिफिशियल रिलेशनशिप होना चाहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे, बिल्कुल सही। अच्छा, ये एक चीज डॉक्टर साहब मैं देखता हूँ, दो अहम सवाल हैं और वो लीडरशिप से सवाल है। हम देखते हैं कि तीन नाम हम भेजते हैं, वो पंजाब हो, वो केपी हो, वो सिंध हो, या वो बलूचिस्तान हो। हम कहते हैं जी ये पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे, सपोज करते हैं हमने डीन का नाम भेजा, पहले नंबर पे डीन क्लियर, दूसरे नंबर पे कोई इंक्वायरी चल रही है, तीसरा क्लियर। तो इसमें पहला भी रुका रहता है। आप एज अ लीडरशिप मुझे बताएं, इंक्वायरियों का क्या होता है? जब तक किसी पे आप पीडा भी लगा देते हैं उसका फैसला नहीं होता। तो जो पहले नंबर पे है उसका क्या कसूर है? वो तो क्लियर है। आप निचले दो की वजह से या निचले एक की वजह से उसकी डीनशिप का केस रोके रखते हैं। और कुछ कुछ सुना है, कुछ वाइस चांसलर, उनके पास कसाईयों वाला गंडासा भी होता है जिन्हें वो नापसंद करते हैं, उनका वैसे ही कोई केस बनवा देते हैं। इज इट ट्रू? नहीं, सब ऐसे है कि हमारे तो मेरे टेन्योर में यहाँ मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में हमने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया, ना कर। दैट्स गुड। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ये हमारा यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, वाइस चांसलर से लेकर एक सैनिटरी वर्कर तक। देखिए डॉक्टर साहब, वो जो यूनिवर्सिटियों के लोग हैं वो सोसाइटी का यूनिक, एंटीक और नहीं, मुअज़्ज़ज़ हिस्सा है। वो दानिशगाह में रहते हैं, आप वो सही गली मोहल्ले में नहीं रहते। आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात, जी। मजे की बात, हमने जो मेरिट का क्राइटेरिया बनाया वो क्या है? वो है कि एक आदमी गोल्ड मेडल है, उसके एकेडमिक्स में इतने मार्क्स हैं, फिर हम कहते हैं कि वो सीनियर मोस्ट है। बिलीव मी, यूरोप में या अमेरिका में या डेवलप कंट्रीज में जिन्होंने तरक्की की है, वहाँ मेरिट का ये पैमाना नहीं है। वहां तो चलती का नाम गाड़ी है। वहाँ मैं आपको बताऊँ, वहाँ मेरिट में दो तीन और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी है सर। एक बंदा गोल्ड मेडल है, उसके 90% मार्क्स, ये भी एक क्राइटेरिया है, मैं नहीं कहता ये नहीं होना चाहिए। नहीं, इट्स गुड। लेकिन उन्होंने उसमें एक चीज रखी हुई है, मैं आपको बताऊं, जो हम नजरअंदाज करते हैं। हम्म। उन्होंने लिखा हुआ है उधर में कि इस आदमी में इंस्पायरेशन कितनी है, इसमें उस जॉब की के साथ कितनी डेडिकेशन है, कमिटमेंट कैसी है, कितनी डेडिकेशन कमिटमेंट क्या है, है, डिवोशंस क्या और है, कितना बिल्कुल। इसमें वो मूवमेंट और करंट है कि ये इसको चला सके। जिसको हमने नजरअंदाज किया, हम दैट्स तो वाई वो माजी में ही रहते हैं ना, इसने सन 47 में गोल्ड मेडल लिया था, बस जी चलाए एक रखो आदमी गोल्ड। सीनियर मोस्ट है वो वीसी लग गया, एक आदमी सीनियर मोस्ट है वो डीन लग गया, एक आदमी सीनियर मोस्ट है वो चेयरमैन लग गया। लेकिन ये कोई कसौटी नहीं है और ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें डिलीवरेंस पावर कितनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे एक बड़ा खूबसूरत सवाल है, लेकिन मुमकिन है आपको मुश्किल लगे। अब वाइस चांसलर ये भी करते हैं कि अपनी रैंकिंग के लिए धड़ाधड़ प्रोफेसर जो हैं वो रखते जाएं, एसोसिएट रखते जाएं। जो लेक्चरर है, आपको पता है लेक्चरर जो होता है, जो उसके पास कमिटमेंट है, जो लेक्चरर की लॉयल्टी होती है अपनी यूनिवर्सिटी के साथ, और ये जो एसोसिएट और प्रोफेसर है, ये तो 1000-1200 की खातिर यूनिवर्सिटी बदल लेते हैं, लेकिन आपका लेक्चरर नहीं बदलता। अच्छा, वो लॉयल ज्यादा होता है, वो महाजरीन ग्रुप में नहीं जाता कि माइग्रेटरी बर्ड नहीं बनता।
तो लेकिन हम कहते हैं कि जी रैंकिंग में तो हमें लेक्चरर की ज़रूरत नहीं है, एमफिल जाए बाढ़ में, हमें एनर्जी चाहिए नहीं, हमें अरिथराइटिस के मरीज चाहिए और प्रोफेसर बैठ के साजिशें करते रहते हैं। क्या किसी टीम में कुछ लोग तजर्बाकार, कुछ नौजवान, उसे नाइट वॉचमैन खिला लें, उसे सुबह खिला लें। आप देखिए प्रोफेसर को भी तो कोई कारकुन चाहिए ना काम करने के लिए। अब एक डिपार्टमेंट में 4 प्रोफेसर हों, वो एपी हों या एसोसिएट हों, ही प्रोफेसर लेक्चरर कोई ना हो, वो तो खुलफा का डिपार्टमेंट बन जाता है। ना वहाँ कोई अर्थ साइंस रहती है, ना वहाँ कोई बर्थ साइंस रहती है। यानी आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एश्योर कर दूं कि हम ग्रेड 17 जूनियर लेक्चरर या रिसर्च एसोसिएट से लेके ग्रेड 21 22 तक प्रोफेसर रिक्रूट करते हैं वेरी नाइस, थ्रू सेक्शन बोर्ड। दैट्स मैं गुड। आपको ये मेक श्योर करूँ एज ए वाइस चांसलर, मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन या मेरी नजर या मेरे सेक्शन बोर्ड के मेंबरान की नजर लेक्चरर पे। गुड। अगर आप लेक्चरर जो आपने बातें की है ना, बिल्कुल सही की है कि अगर आप लेक्चर कॉम्पिटेंट बंदा भर्ती कर लें, अगर लेक्चरर आप मेरिट पे बंदा भर्ती कर लें, और जो मैंने आपको जो हमारा मेरिट है इसके अलावा जो क्राइटेरिया बताया कि एक आदमी में कितनी ज्यादा डेडिकेशन, पैशन और डिवोशन है, ये बंदे चुनकर रख लें, तो आपका इदारा यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली बढ़ ये जाएगी। आपकी फाउंडेशन और है। आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि लेक्चरर पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, न्यू रिक्रूटमेंट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और इतने अच्छे बच्चे हमने रखे हैं नईम साहब लास्ट 3-4 ईयर्स में और सेक्शन बोर्ड में कि मैं आपको बता नहीं सकता। अलबत्ता एक बड़ा जबरदस्त मैं आपको एक वाक़ा सुनाता हूँ। ये 1 मार्च का या 2 मार्च का एक 2022 का। ये अभी अभी जी। 2 मार्च का जी। कि हम सेक्शन बोर्ड कर रहे थे। एक अर्थशास्त्री में एक लेक्चरर आया, उसको हमने इंटरव्यू किया, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन कतर से है। उसने नईम साहब जिस तरह का फ्लुएंटली वहाँ बोला, उसके मैनर्स, उठने के, बैठने के, गुफ्तगू के, तो जब वो इंटरव्यू खत्म हुआ तो सब ने कहा कि यही होगा। वहाँ हमारे एक मेंबर ने कहा, जो बड़ी आप भी बात करते हैं कि पता नहीं हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं। हम्म। तो मैंने उसको कहा कि जी व्हाट इज मेंट बाय लूज। हम्म। उसने कहा कि इतना कॉम्पिटेंट आगे बंदा जो हम रख रहे हैं, ये आगे जाकर इसके साथ हशर नशर क्या होगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या क्या इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी या इसको कोई टारगेट करेगा, तंग करेगा। तो मैं इसका भी हवाला देता हूँ कि आप अच्छे लोग रिक्रूट करें, और उसके बाद जब वो डिपार्टमेंट में जाए तो उसको एक कंड्यूसिव और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिले, ताकि वो अपनी सलाहियतों को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अवर यूथ। डॉक्टर साहब, क्या आप ये समझते हैं कि ये जो एसोसिएट हो जाता है या प्रोफेसर हो जाता है, ये कोई आफाकी मखलूक है, इसे ट्रेनिंग की, इसे रिफ्रेशर कोर्सेज की नहीं ज़रूरत, जबकि ऑन द अदर हैंड आप देखें इंग्लिश भी टप 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 टिप टिप बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, और उनके रिफ्रेशर कोर्सेज भी चलते हैं। तो इसका कोई नहीं हम डॉक्टर साहब, ये इनसाइड द यूनिवर्सिटीज नहीं हम नहीं कर सकते हैं? नहीं साहब, ऐसे है कि मैं जब तारिक बनूरी साहब एचईसी के चेयरमैन बने, जी। तो मैं उनसे मिलने गया। उनको मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन करनी थी। तो गुफ्तगू में उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे सिर्फ कोई एक सजेशन देके, सर। एक सजेशन। मैंने उन्हें कहा कि बनूरी साहब, मैं अपनी अभी काफ़ी मेरी सर्विस हो गई है, रिटायरमेंट की एज पे हूँ, वाइस चांसलर हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि हम लोग जब सेक्शन बोर्ड करते हैं तो ये देखते हैं कि गोल्ड मेडल है, इसके मार्क्स 90% हैं, उस बंदे को हम पकड़ते हैं और लेक्चर अपॉइंट कर लेते हैं, फिर उसको दूसरे दिन क्लास में भेज देते हैं कि ये आप टीचिंग करो। तो मैंने उन्हें कहा जी मेरी पर्सनल फीलिंग, मैं खुद टीचर रहा हूँ, 32 ईयर्स मैंने क्लास में पढ़ाया है, कि गोल्ड मेडल लेना और CGPA 4/4 लेना ये अलग साइंस है, और क्लास के सामने खड़े होकर बच्चों को मुतमईन करना, अच्छा लेक्चर देना, दिस इज अनदर साइंस एंड दिस इज डिफरेंट। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज जी इस नए हमारी नेशन पे हम रैंक करें और यूनिवर्सिटी टीचर्स को ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग के बाद आदमी लेक्चर पूरी तरह अच्छी तरह या जो और भी सर्विस के। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने इस पे सोचा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स को ख़राब कर लिया। वो बिस्तर में बैठ के पढ़ते रहे हैं, पेंडेमिक में वो माँ की गोद में बैठ के पढ़ते रहे हैं। मेरे घर में मेरी एक बेटी का मेडिकल का एग्ज़ाम था, तो बड़ी बेटी जो मेडिकल पास कर चुकी थी वो आके उसे पेपर कराती थी, उसने, मेरी बेटी छोटी ने स्कॉलरशिप भी ले लिया।
तो अब वो बच्चे आना ही नहीं चाहते, ना आके पढ़ना चाहते हैं, ना आपका स्टाफ क्लास में जाना चाहता है। तो लीडरशिप तो बड़ी प्रॉब्लम में है, वो इम्तहान ही नहीं देना चाहते। इवन वो बच्चे भी इम्तहान नहीं देना चाह रहे जिसमें आपने फिजिकली क्लास में पढ़ाया। तो ये क्या ड्रामा है, इनके पीछे कौन है? कहीं इसके पीछे आप ही के लोगों के टीम के मेंबर ही तो नहीं है? नहीं नहीं, टीम के मेंबर नहीं है, एक नेचुरली मैं आपको बताऊं कि तो या दोस्त। फिर आप उनके वालिदैन को बुला के काउंसलिंग नहीं कर नहीं सकते? नहीं नहीं, वो आप सही फरमा रहे हैं। 2 साल चूंकि ये ऑनलाइन क्लासेस चली तो अच्छा मैं आपको बताऊं, कोविड के दौरान लोगों ने सीखा भी एक नई टेक्नोलॉजी कि किस तरह आप ऑनलाइन और वीडियो लिंक के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए अपनी एक नॉलेज क्रिएशन कर सकते हो। एक बड़ा नॉलेज भी मिला लोगों को। लेकिन इसके जो प्रॉब्लम थे ना जी ऑनलाइन एजुकेशन के, नहीं साहब, वो मैंने नहीं बल्कि तमाम वाइस चांसलर ने और सारी यूनिवर्सिटी ने फेस किए कि इसके एग्जाम पर हमारा कंट्रोल कोई नहीं डॉक्टर साहब एक मैं अर्ज करूंगा, मैं सवाल नहीं, इस पे एक छोटी सी मैं गुजारिश करूं। आपके पास किम है, उसने एक दिन भी किम वालों ने अपनी ट्रेनिंग बंद नहीं की और किसी को वहां पे कोविड भी नहीं हुआ। आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटियां फाइनल ईयर के, हाउस जॉब के, बीडीएस के, अलाइड हेल्थ साइंसेज की यूनिवर्सिटियां बंद हो गई। अगर वो बंद होके घर बैठ जाएंगे मेडिकल के लोग पेंडेमिक में, तो ये तो कोई एग्जामिनेशन से, आप दुरुस्त कहते हैं हमने बड़ी टेक्निक्स सीखी, हमने सारा कुछ सीखा, लेकिन डिवोशन और वो डेडिकेशन आप सही हमने कुछ फरमा रहे खोई हैं, है। हम उनको दोबारा ला रहे हैं। हमने एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, बच्चों को क्लास में पढ़ाया भी है, फिर एग्जाम भी लिया। थोड़ी सी मुश्किलात हुई लेकिन उसको कंट्रोल, मेरा ख्याल है ये अब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया कोविड के दौरान, तो ये चीज़ें आस्ता आस्ता नॉर्मलाइज हो जाएंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये जो प्रोफेसर प्रोफेसर का आपस में मैच पड़ा रहता है, हम कहते हैं एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके चले, यहाँ एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को देखना नहीं चाहता, एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर को नहीं देखना चाहता। तो एज अ लीडरशिप, आप भी तो कभी प्रोफेसर रहे ना, वो जैसे कहते हैं कि सास भी कभी बहू थी या बहू भी कभी सास बनती है। तो आप भी तो सारे स्ट्रक्चर से आए हैं। ये कदूरतें प्रोफेसरों में होंगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसके लिए भी कोई कोई जादू की छड़ी है किसी के पास? कोई दम दरूद कहीं धागा बंदा दम करवाए ताकि ये लोग, पढ़े लिखे लोग, आपस में नाराज ना हो। और ये भी ले लीजिएगा, खुदा की कसम मैं सैकड़ों प्रोफेसर को जानता हूं जिनकी आदत है ईमेल्स करने की, चांसलर को, एचईसी, जिनकी आदत है एनोनिमस लेटर जो है वो पोस्ट करने की। प्रोफेसर है, शर्म की बात है अगर प्रोफेसर इस तरह करे। और इससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि हमारे यहाँ पंजाब में और सूबों में भी चांसलर ऑफिस पे एनोनिमस लेटर पे कार्रवाई भी हो जाती है। तो क्या कहेंगे इस पे? मैंने आपको पहले बताया थी कि आदो के प्रोफेसर जो टीचर है वो स्कूल का है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, हमारे दिन में एक बेहतरीन नेशन, स्किल बेस्ड नेशन और तरबियत याफ्ता कौम नेशन को देनी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सिस्टम को इस तरह करें। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। ये जो आपने नहीं अभी नहीं नहीं, मैंने सुना डॉक्टर साहब एक अर्ज सुन ले, आपकी सारी तालीम बाहर किया। आप ही मुझे बताएं, यूरोप में क्या कोई रिलीजियस लीडर सरे आम बैठ के किसी को हरास कर सकता है या शराब पी सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या बोसोकनार जो उनकी सोसाइटी कल्चर का हिस्सा कर सकता है? नहीं कर सकता। तीन लोग, रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर और टीचर, ये तीन काम नहीं कर सकता नंगे मुआशरे में। तो हम तो इस्लाम के नहीं नहीं, साहिबान के नीचे रहते हैं और आप कहते हैं कि हम सब बराबर आप हैं। सही फरमा रहे हैं, आप सही फरमा देखिए, प्रोफेसर को, रिलीजियस लीडर को, पॉलिटिकल लीडर को कोई माफी नहीं है। आप उसे इंसान जरूर समझे, लेकिन वो इंसानों में अशरफ है। जिस तरह अशरफुल मखलूकात इंसान है, इस तरह अशरफुल मखलूकात का अशरफ प्रोफेसर, टीचर और रिलीजियस अच्छा लीडर है, सियासतदान है। मेरी सुने, जो आपने चीजें डिस्क्राइब की है ना, वो आप उसको ये नहीं कर सकते कि ये डोमिनेट सिचुएशन है यूनिवर्सिटीज के अंदर कि खुदा न खास्ता है प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर के साथ लड़ रहा है। हाय डॉक्टर साहब, इसका इतने ही सी आप दही डाल देना भरी हुई दूध में, तो वो सारे का सारा दूध फट जाता है। बाकी आपकी मर्जी है। इसको टाइम के समय आपको बताऊं, ये लोग पीएचडी कर रहे हैं, इनको अच्छा माहौल देना चले चाहिए किसी वहाँ कोई कोई सबज बाग हमें दिखा दे कि पे। ये सब ठीक बात हो यही है, जाएंगे, मैं आपको या हम और आप बैठ के दुआ ही अच्छा कर नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको सही बताऊं, मैं प्रोफेसर रहा हूँ 32 ईयर्स। मैं कहता हूँ टीचर को अच्छी इन्वायरमेंट दें, उनको रिसर्च की तरफ लगाएं, लोगों के साथ जाति न करें। सबसे पहली बात यह है कि ये फ्रस्ट्रेशन पैदा कहाँ होती है,
आप एक बंदे को प्रोफेसर बना दें, उसी डिपार्टमेंट का दूसरा बंदा क्वालिफाई कर रहा है, उसको टार्चर करें, तो ये माहौल इस तरह बनता है। तो बीइंग लीडर, बीइंग एकेडमिक हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी, मैं वीसी, मैं आज वाइस चांसलर कहता हूँ कि जब आप किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, लोगों को अपने राइट्स टाइम पर देंगे, उनको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दें, उनको फैसिलिटीज दें, तो ये जो जो चीज़ें आपने बताई है ना, इसमें हम कम ही कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि 100% इसको एरेडिकेट कर सकते हैं, 100% इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इदारे के अंदर हम इनको कम कर सकते हैं अगर हम इन्वायरमेंट को ठीक कर लें। आप बिल्कुल डॉक्टर साहब दुरुस्त कहते हैं और आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि प्रोफेसर को प्रोफेसर होना चाहिए। वाइस चांसलर एक लीडरशिप है जिसका काम फाइनेंस बढ़ाना है, जिसका काम तहकीक बढ़ाना है और जिसका काम मार्केटिंग करना है। हमारे यहाँ हाइपर क्रिटिकल एटीट्यूड है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कंट्रोलर की जगह, असिस्टेंट कंट्रोलर की जगह, एडिशनल कंट्रोलर की जगह, रजिस्ट्रार की जगह या एडिशनल रजिस्ट्रार की जगह, ये जो छोटी छोटी पोस्टें हैं क्लर्कों वाली पटवारियों की तरह की, इस पे प्रोफेसर ही होना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अलग होने चाहिए या मिक्स ठीक चलता है? नहीं, मैं जब लेक्चरर था उस वक्त से मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सर। वो ये है कि यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार की पोस्ट है, कंट्रोलर की पोस्ट है, डायरेक्टर फाइनेंस की पोस्ट है, तीन मेजर पोस्ट हैं। सर। ये कंटिन्यूसली लिंक्ड है विद एकेडमिक्स, सर। विद स्टूडेंट्स, विद रिसर्च, विद क्वालिटी एजुकेशन। तो मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि एक अच्छा प्रोफेसर आप जो स्किल बेस्ड बुनियाद पर आप इन पोस्टों पर लगाएंगे तो यूनिवर्सिटी में बेहतरी होगी और ये लोग चला सकते हैं। इसमें कोई ये जो एक इशू बन रहा है कि ये क्यों आप रजिस्ट्रार, डायरेक्टर फाइनेंस या कंट्रोलर या प्रोफेसर को ना लगाए ना। यूनिवर्सिटी का सिस्टम ही सारा एकेडमिक से लिंक है। कंट्रोलर क्या करता है, रजिस्ट्रार क्या करता है, डायरेक्टर फाइनेंस क्या। मैं ये जरूर हूँ कि अगर आपको डायरेक्टर फाइनेंस में आपको उस रेलिवेंट के लोग मिल जाते हैं, रेलिवेंट क्वालिफिकेशन के, अच्छी बात है। लेकिन ये चूंकि यूनिवर्सिटी है, एकेडमिक से लिंक है, तो इन पोस्टों पर प्रोफेसर का होना कोई बुराई नहीं है। चलिए जाते जाते डॉक्टर साहब, चूंकि अब आपका तीसरा टेन्योर है, अब तो आपको चाहे एचईसी का चेयरमैन कोई लगा दे, चाहे आपको सर्च कमेटियों का परमानेंट मेंबर बना दे, ये जो वाइस चांसलर की सर्च कमेटी है आपके ख्याल में कैसी होनी चाहिए? वाइस चांसलर की सब कमेटी, आपने पिछली दफा मेरा जो इंटरव्यू लिया था उसमें भी मुझे प्रॉब्लम बन गया था। मैंने पंजाब की सर्च कमेटीज के सामने प्रॉब्लम बन गया था मतलब ये कि इंटरव्यू आपको कहीं से सच बोलने की सजा मिली मैंने क्या? सजा नहीं मिली। मैं आपको बता रहा हूं, जी। मैंने पंजाब की जो सर्च कमेटीज है उनके सामने भी इंटरव्यूज दिए हैं। सर। एक दफा सरगोदा, दूसरी दफा अभी कोसाल यूनिवर्सिटी, एक दफा एरिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सर। फिर मैंने आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटी की सर्च कमेटीज के सामने भी इंटरव्यू दिए। फिर मैंने केपीके में भी दिए और मैं उस वक्त भी आपको कहा था, आज भी कहता हूँ कि केपीके की सर्च कमेटी का जो मॉडल है बाकी रीजन उसको अडॉप्ट करें। अताउर रहमान साहब की जो सर्च कमेटी है, जो वो अंदर जिस तरह बंदे का इंटरव्यू लेते हैं, जो वो क्वेश्चंस करते हैं, जो उनकी ट्रीटमेंट है। क्या मतलब वो बिजनेस शीयत नहीं करते पंजाबियों की तरह? नहीं नहीं, बिल्कुल बिजनेस नहीं करते। मैं आपको बताऊं उनका, मैं आपको तरीका बताऊं। जी। हम जब वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गए तो उन्होंने एक फाइल हमें दी। फाइल के अंदर एक पेज रखा हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर क्या होता है, आप वाइस चांसलर बन के जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है उसके लिए क्या आपके पास प्लान और विजन है। जब हम अंदर गए उन्होंने वो सामने रखा जो हमने लिख के दिया, उसी के मुताबिक क्वेश्चन किए एकेडमिक्स पे, रिसर्च पे, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट पे। और मैं जब इंटरव्यू देकर वापस आया, रमजान का महीना था, मुझे एक दिन फोन आया, मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था। फोन आया कि डॉक्टर साहब आपको हम 2 बजे से तलाश कर रहे हैं, किधर है? तो मैंने कहा जी मैं रमजान में सो गया था, तो आज जी आपको मुबारक हो, यू हैव बीन सिलेक्टेड वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर। दिस इज द वे। डॉक्टर साहब ना कोई स्वार्थ ना कोई और बात, इंटरव्यू लेते हैं बंदे को, स्किल बेस्ड सिलेक्शन करते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कहते हैं जी सर्च कमेटी में ना कोई ड्रामा होना चाहिए, ना कोई नाटक होना चाहिए, सीधा सीधा, और ना मनपसंद क्वांटिफिकेशन होनी चाहिए, सीधी सीधी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन कितने पानी में है। फाइनेंस वो वाइस चांसलर कैसा चला लेगा, रिसर्च कैसी चला लेगा, और कम्युनिटी सेंटर या इंडस्ट्रियल लिंक कैसे डेवलप कर लेगा, और जब मुश्किल पड़ेगी तो सर पे बाजू तो नहीं रख लेगा, या ये तो नहीं करेंगे कि जनाब जब 2 साल उनके हो गए तो अगले 2 साल के लिए पार्टीबाजी शुरू कर दें। तो इन चीज़ों को लाजमी देखना होगा।
और अभी आपने जितनी बातें सुनी, प्रोफेसर डॉक्टर कलीम अब्बासी साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, इनके हवाले से हमें फीडबैक का इंतजार रहेगा। कम वाइस चांसलर होते हैं जो खराब बोलते हैं, ये हमारी वजह से परेशान भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे दोस्त हैं, तालीम दोस्त हैं। हम इनके लिए दुआ गो हैं और उम्मीद है इनकी यूनिवर्सिटी और ये रैंकिंग में मजीद ऊपर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत शुक्रिया।